नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ब्रदर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। आज की क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वेग क्या होती है, ठीक है, चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्लास जो लोग कराते हैं उसमें इन चीज़ों को गायब कर देते हैं, जैसे इनका कोई मीनिंग ही ना हो। आज आप सीखोगे कि इन सब का क्या मीनिंग होता है, क्या इसमें बेसिक डिफरेंट होता है, साथ ही साथ इसको न्यूमेरिकल में हम कैसे बनाएंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। आपने जैसा कि थंबनेल में भी देखा होगा कि गति अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गति अगर आपको पता होगी तो आप उससे क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा गतिकी यानी डायनेमिक्स। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गति के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है गतिकी और इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे चाल के बारे में। चाल, इसे गति भी कहते हैं, ठीक है। तो चाल होती क्या है, ठीक है, यह गति क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, प्यारा सा ये कोई वस्तु है। ये वस्तु x स्थान से खिंचक कर y स्थान पे चली आई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वस्तु में गति आ गई, ठीक है। कोई वस्तु है अपने स्थान से खिसक के दूसरे स्थान पर चलेगी तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु में गति आ गई। क्यों आई, क्यों खिसकी, इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी बस इतना सीखना है कि गति क्या होती है। तो किसी वस्तु का खिसकना गति होती है, ये समझने वाली बात है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डिफिनेशन हम लोग कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। मैं बाकायदा आपको एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं। तो ये अपने समझ में आया कि कोई वस्तु है अपने स्थान से खिंचक कर दूसरे स्थान पर चली गई तो हम कहेंगे वस्तु में गति आ गई, ठीक है। ओके, हमने बताया था कि भाई गति होती कितने प्रकार की है। तो गति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला को कहते हैं हम लोग रेखीय गति और दूसरे को कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। रेखीय गति को फिर आगे बांटा जाता है तीन प्रकार से। इसको कहते हैं 1D गति, 2D गति, 3D गति, ठीक है। तो 1D गति क्या होती है, तो मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, अपने स्थान पे खड़ा है। यहाँ से या तो ये इस दिशा में जा सकता है या इस दिशा में जा सकता है। जब वो सिर्फ लेफ्ट या राइट में गति करे तो हम कहेंगे उसको 1D में काउंट करते हैं उसको, ठीक है। जब कोई गति को हम लेफ्ट या राइट की सहायता से बताएं या दाएं बाएं की सहायता से बताएं, जो सीधी रेखा में बस दाएं बाएं चले तो उसे हम लोग 1D में काउंट करते हैं। 2D क्या होती है, तो 2D वो गति होती है, मान लीजिए कोई यही लड़का है, ठीक है। अब ये बाएं दाएं तो जा ही रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे भी जाने जाए, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तो हम क्या कहेंगे इसको 2D मोशन। कौन सा मोशन, 2D गति या 2D मोशन, ठीक है। मतलब कि 2D मोशन में वो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो लेफ्ट राइट या तो ऊपर नीचे, तो उसे हम लोग 2D में काउंट करते हैं। 3D क्या होती है, 3D वो गति होती है जिसमें वो ऊपर नीचे तो जाए, दाएं बाएं जाए, साथ में इस दिशा में भी वो गमन करे। तो आप कहोगे इंसान तो नहीं कर सकता, पे झूला वूला पे तो करते हैं ना, झूला बहुत सारा आपने देखा होगा कि दाएं बाएं ऊपर नीचे जाता है, तो वो भी इसमें काउंट हो सकता है। ये सबसे परफेक्ट जो एग्जांपल होता है इसका, वो होता है किसी चिड़िया का। कोई चिड़िया देखा आपने, वो ऊपर नीचे जाती है, दाएं बाएं होती है, और वो तिरछा तिरछी भी इस डायरेक्शन में भी उड़ सकती है, तो उसे हम लोग 3D में काउंट करते हैं, ठीक है। हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है 1D, तो हम लोग 1D को पढ़ेंगे। अच्छा, घूर्णन गति क्या होती है, तो घूर्णन गति का मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। वैसी गति जो एक ही स्थान पे हो वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे हम लोग पंखा यूज करते हैं, सीलिंग फैन देखा आपने, लटका हुआ रहता है, ठीक है, वो अपने ही
डायरेक्शन में घूमते रहता है, वो एक ही स्थान पे है लेकिन क्या हो रहा है, वो घूम रही है। तो वैसा गति जो एक ही स्थान पे हो और घूमे तो उसे हम लोग घूर्णन गति में काउंट करते हैं। नाम ही है घूर्णन यानी घूमेगा। जैसे कोई लट्टू हो गया, एक ही स्थान पे वो घूम रहा है तो उसे भी हम लोग घूर्णन गति में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूमेरिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे जब फर्दर चैप्टर आएगा तब हम लोग घूर्णन गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे इससे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि ना के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1D से। ठीक है, जब हम लोग गति की चर्चा करेंगे ना तो हम लोग 1D की ही बारे में बात कर रहे होंगे, इसके बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं कि 1D है या 2D है, आप डायरेक्ट समझिएगा हम लोग 1D के ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गति की। ठीक है, तो हमने बताया था गति क्या होती है, वस्तु का खिसकना गति कहलाती है। इसे नापते किस में है, तो इसको नापते हम लोग मीटर में। ठीक है, m से इसे सूचित करते हैं, मीटर में मापा जाता है। राशि कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसका क्या मतलब हुआ, अदिश राशि है इसका मतलब हमें गति का केवल परिमाप बताना होगा। क्या बताना होगा मेरे भाई, परिमाप, परिमाण। परिमाण बताते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमें बताना है गति का। ठीक है, कि किस कोई गाड़ी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है। ठीक है, तो इसकी स्पीड होगी, चाल होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि 20 मीटर, 20 की रफ्तार है इसकी। तो 20 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके साथ इसमें एक सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो गति को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। ठीक है, हमने बताया इसका परिमाप कैसे बताओगे, तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और उसके साथ साथ जिसमें गति को मापते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि इस गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने क्या किया, इस गति की इस गाड़ी की गति बता दी। ठीक है, गति बताने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है और साथ में जिस चीज़ को हम माप रहे हैं, जैसे गति को हम माप रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड, जो गति को जिसमें मापा जाता है वो हम चिपका देते हैं, बस परिमाप हमने बता दिया। ठीक है, उसके अलावा गति को नापने के लिए बहुत सारे यूनिट का उपयोग किया जाता है, लेकिन SI यूनिट जो होती है वो हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको फंसाएगा कैसे, वो मीटर प्रति सेकंड में ना दे करके किलोमीटर में दे देगा या मिनट में दे देगा। कैसे, ऐसे लिख देगा कि 20 मीटर प्रति मिनट। इस तरह करके भी दे देगा, या आपको इस तरह दे देगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में या मिनट से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको आना चाहिए। कैसे बदलेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है, कि आप स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मेरा हर एक चीज़ है ना एक पीछे से रिलेटेड रहता है। तो आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपको समझने में असुविधा हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मान लीजिए जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, चलिए हम ले लेते हैं 20 ही ले लेते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर, एक काम करते हैं हम 20 नहीं 90 लेते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए 90 को 90 रहने देते हैं। के का मतलब क्या होता है, भाई यूट्यूब चला रहे हो तो पता तो होगा, के मतलब 1000 होते हैं। क्या होते हैं, 1000। तो हम के की जगह पे 1000 लिख देते हैं। ठीक है, प्रति मतलब बट्टा, एच मतलब घंटा। घंटा को क्या करते हैं, मिनट में बदलेंगे तो हम लिखेंगे 60 मिनट,
अब फिर सेकंड में बदलेंगे लिखेंगे तो अब ये हो गया सेकंड में, कोई दिक्कत। यहाँ हमने केक वाटा था, एम तो रह गया था तो इसको यहाँ लिख देंगे मीटर। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 2 से तो 5 बार में, इसको काटे तो 3 बार में। तो आप देखोगे क्या बचा मेरे पास, 90 तो ज्यों क्या त्यों रह गया, ऊपर में बचा 5 और नीचे में बचा 18, ऊपर बचा मीटर नीचे बचा सेकंड। तो आप देख रहे हो कि किलोमीटर से जब मीटर प्रति सेकंड में बदला तो ये 5/18 एक्स्ट्रा आ गया। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, बस किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। जैसे इस संख्या को हमको डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तीर मारो, 90 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटते हैं, 9 से काटे 2 बार में, 2 से काटे इसको 5 बार में, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आपने देखा किलोमीटर से मीटर में कैसे बदल दिया, 5/18 से गुना करके। अगर आपको रिवर्स करना है, अगर आपको रिवर्स करना है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप इसमें, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको आप क्या कीजिए इस तरह 25 लिखिए, अब ये 18/5 से गुना कर दीजिए, तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, काट के देखते हैं क्या 90 आता है, 5 से इसको काटे 5 बार में, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो आपने सीखा कि कैसे हम किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे और किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, इससे आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनाएंगे या फिजिक्स के मैथ बनाएंगे उसको समझने में या बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों गति को जो है ना और 2 तरह से बांटा जाता है, कैसे देखिए, एक तो कहलाता है समान गति और एक होता है असमान गति। समान गति और असमान गति। अब जानते हैं हम लोग कि समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, जब आपने इस कार को देखा तो ये 20 मीटर प्रति मिनट का स्पीड से चल रही थी। ठीक है, मैंने जानबूझ के मिनट लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। जब आपने देखा तो ये 20 मीटर प्रति मिनट का स्पीड से चल रही थी। 1 मिनट बाद आपने फिर देखा तो ये 20 मीटर प्रति मिनट का ही स्पीड से चल रही थी। 1 मिनट बाद आपने फिर देखा तो भी इसकी स्पीड 20 मीटर प्रति मिनट थी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, तो आप बोलोगे 1 मिनट का, क्योंकि 1 ही मिनट बाद आप देख रहे हो 1 मिनट। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, 1 मिनट का। आगे यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट का। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो मैं दूरी एक्सप्लेन करूँगा अलग से, लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो दूरी के लिए ना मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, इसका उपयोग हम यहाँ करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता करनी है। ठीक है, कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि दूरी बराबर समय कितना लिया, 1 मिनट गुना चाल 20 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो मिनट से मिनट ख़त्म हो गया और मेरे पास बचा 20 मीटर। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, 20 मीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर। आगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये भी 20 मीटर हो जाएगी।
ये भी आगे 20 मीटर ही होगी। ठीक है, तो देखो समान समय में तय की गई दूरी अगर समान हो तो हम कहेंगे वो एक समान चाल से चल रही है। समान समय में तय की गई दूरी अगर समान हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? समान गति। कैसी गति है? समान गति। समान समय में तय की गई समान दूरी समान चाल होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अच्छा, हम क्या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अलग अलग दूरी निकाल सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, नीचे चला जाऊँगा, मिटा ही देता हूँ यार। ठीक है, ये देखें दूरी चाल कितनी है, तो आप कहोगे 20 मीटर प्रति मिनट है। मैंने कहा ठीक है भाई, चाल तो ये हो गया। समय कितना लिया? 1 2 3 3 मिनट का समय लिया, तो गुना कीजिए 3 मिनट से। आप देखोगे मिनट से मिनट कट दिया और ये दोनों गुना हो करके 60 हो गए और इधर मीटर बच गया 60 मीटर। अब देखो तो 20 20 40 20 60 बराबर है कि नहीं? 60 मीटर 60 मीटर। तो हम डायरेक्ट भी दूरी को ऐसे निकाल सकते हैं, जितना उसने समय लिया उससे गुना करके, और जो उसकी चाल होगी। यहाँ तक समझ में आई? अब चलिए हम लोग देखते हैं असमान गति का क्या फंडा होता है। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि चाल जो है अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा के रखती है। मैं एक बार उससे क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग असमान गति पे चलेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूँ। ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है तो मैं यहीं तक रब करूँगा। मैं इस चीज़ को समझाऊँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो जैसे हम लिखते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड, मान लो कोई चाल हमें दिया हुआ है कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि वो जो वस्तु है जिसकी ये चाल दी हुई है वो 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेगी। क्या बताया? 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेगी। मान लो कि 4 सेकंड हो, कितने सेकंड हो? 4 सेकंड हो, तो ये 4 सेकंड कैसे बना? आपने इधर 4 गुना किया, आप इधर भी 4 गुना कर दो, 80 मीटर। ठीक है, तो क्या बताया कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है तो 4 सेकंड में 80 मीटर जाएगी। अच्छा, 3 सेकंड में कितनी जाएगी? तो आप बोलोगे 60 जाएगी। यही तो हमने कुल दूरी निकाला था, है ना? उसमें सेकंड के जगह पे हमने मिनट लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए तो काफ़ी है कि 3 सेकंड में कितनी जाएगी? 60 मीटर जाएगी। तो इस तरीका से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि क्या बताता है कि 1 सेकंड में वो तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है, चाल क्या बताती है? 1 सेकंड में तय की गई दूरी को। अब 1 सेकंड की जगह 4 सेकंड होगी तो 80 मीटर जाएगा। तो कुल मिला के चाल हमें दूरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर आपको सही से दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगी कि अगर हमें चाल दिया हुआ है तो हम उससे दूरी भी निकाल सकते हैं। बस हमें पता करना होता है कि समय कितना है। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग आगे असमान गति के बारे में चलते हैं। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे नेक्स्ट हर एक क्लास में कुछ ना कुछ आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, गति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। गति को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आगे भी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम लोग इसको रब करते हैं और असमान गति को आपको समझाते हैं। पुश कर दो सुनो। अब हम लोग असमान गति को देखते हैं। आज मान लीजिए कि ये कोई कार है, ठीक है। जब आपने इस कार को देखा तो ये 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से इस दिशा में चल रही थी। आपने 1 मिनट बाद फिर देखा तो ये इसकी स्पीड अब यहाँ से यहाँ तक आके अब इसकी स्पीड
30 मीटर प्रति मिनट हो गई। 1 मिनट बाद आपने फिर इसे देखा, अब इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति मिनट हो गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये कार जब पहली बार आपने देखा तो इसकी स्पीड 20 मीटर प्रति मिनट थी। 1 मिनट बाद आपने देखा तो इसकी स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट हो गए। 1 मिनट बाद फिर आपने देखा तो 40 मीटर प्रति मिनट इसकी स्पीड हो गई। तो आप देखोगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं तो सबसे पहले ये कितना होगा, तो 1 मिनट होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 मिनट, और इधर आगे 1 मिनट। समय तो समान है, क्या दूरी भी समान है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो दूरी बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे, 4 गुना समय। तो आप देखोगे 20 मीटर प्रति मिनट इंटू 1 मिनट, मिनट से मिनट कट गया और मेरे पास 20 मीटर आ गया। तो ये दूरी हो गई 20 मीटर। आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, 30 गुने 1, 30। चूँकि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया यूनिट से यूनिट को कैसे काटते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो गए 30 मीटर। उसी तरह ये हो जाएगा 40 मीटर। कैरी ऑन। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमें साफ साफ दिख रहा है कि दूरी अलग अलग है लेकिन समय समान है। समान समय में अलग अलग दूरी अगर तय की जाए तो हम लोग कहते हैं वस्तु का गति असमान है, यानी वस्तु का गति या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में चर्चा हम लोग त्वरण के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, यहाँ बस हमें ये समझना है असमान गति क्या होती है, समान गति क्या होती है। तो आपको उम्मीद है असमान गति समझ में आई। समान समय में तय की गई असमान दूरी को असमान गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो भाई टोटल दूरी कितनी आई, तो आप देख रहे हो 20, 30, 50, 50 और 40, 90। टोटल दूरी कितनी आई मेरे पास, यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस 90। ठीक है, 90 मीटर है। अच्छा, क्या हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, हम अलग अलग दूरी को ना निकाल कर डायरेक्ट अगर दूरी निकालना चाहे तो कैसे? तो हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला, दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, तो हमने दूरी, समय तो 1 मिनट है, तो टोटल समय कितना होगा, 1, 2, 3, 3 मिनट समय हो गया। ओके, टोटल दूरी निकाल रहे हैं भाई, टोटल डिस्टेंस 3 मिनट हो गया। चाल कौन सी ले, ये वाली ले, ये वाली ले, ये वाली ले। यहाँ आप फंस गए, यहाँ हम लोग फंस गए कि चाल कौन सी ले, ये ले, ये ले या ये ले। अब यहाँ पे आपको सीखना होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं औसत गति का। क्या सीखेंगे हम लोग, औसत गति। तो इसको निकालने से पहले मैं आपको औसत गति निकालने सिखाता हूँ कि औसत गति निकालते कैसे हैं। औसत गति को निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले। एक, जब समय बराबर हो, समय समान हो या बराबर हो। दूसरा, दूरी समान हो या बराबर हो। ठीक है, जब समय समान होगा तो कुछ नहीं करना है, v1 शुरुआती चाल प्लस v2 अंतिम चाल बटा 2, ये हमारा औसत चाल निकल गया। ठीक है, यहाँ औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपने जो मैथ वाला फॉर्मूला पढ़ के रखा है ना, 2xy बटा x प्लस वाई, यही यूज करते हैं यहाँ पे। इसको अगर आप v1 के फॉर्म में लिखना चाहते हो, 2v1 शुरुआती चाल गुना v2 अंतिम चाल बटा v1 प्लस v2। ये 2 फॉर्मूले होते हैं औसत चाल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कोई बड़ा चीज़ है नहीं याद करने के लिए, आराम से याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दूरी समान है, नहीं, 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर दूरी तो अलग है। क्या समय समान है, हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट समय समान है। तो हम ये फॉर्मूला का
यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल के लिए हमारे पास, चलिए औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, औसत चाल बराबर शुरुआती स्पीड 20, अंतिम स्पीड 40/2, 60/2 = 30। अब इस औसत चाल को हम यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए। ठीक है, दूरी बराबर चाल कितना 30 मीटर प्रति मिनट गुना कितना समय लिया 1 2 3 3 मिनट का समय लिया। मिनट से मिनट कट गया, 30 तिहाई 90 मीटर आंसर। तो देखा आपने, डायरेक्ट भी हमने जोड़ा था तो 90 मीटर आया था, और डायरेक्ट दूरी निकाली तो भी 90 मीटर आया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए ज़्यादा हंसी मजाक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझाऊंगा बड़े अच्छे से। उम्मीद है आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूरी को निकालना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने गति को सीख लिया, अब हम लोग बात करते हैं गति के बाद कि वेग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वेग क्या होता है। पुश कर दें कि वेग क्या होती है। अरे यार, ठीक है, ठीक था। वेग, वेग को नापते किस में है सबसे पहले, तो वेग को नापते हैं, इसे भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि के होने का क्या मतलब है, इसे हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक होता है परिमाप, परिमाण, और दूसरा होता है उसकी दिशा। परिमाण को हम लोग डायरेक्ट भी से सूचित करते हैं, और दिशा को उसके ऊपर टोपी लगा के। तो कुल मिला करके जो मेरा वेग होता है, देखिए जिसके ऊपर तीर का निशान हमने लगा दिया, समझिए वो सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है तो उसको दो टुकड़े में तोड़ते हैं, एक होता है उसका परिमाप, दूसरा होता है उसकी दिशा। परिमाप तो निकालने हमने सिखाया था आपको कैसे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और उसके साथ उसको चिपका देंगे जिसमें उसको नापते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दिशा कैसे बताएं, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ होगी कि दिशा कैसे बताएं। तो वस्तु जिस दिशा में जा रही होगी ना, उसकी वही दिशा होगी। ठीक है, मान लीजिए कि वो इस दिशा में जा रहा है तो कहेंगे दिशा उसकी ये होगी, इस दिशा में जा रहा है तो दिशा उसकी ये होगी, ऊपर नीचे। दिशा बताने के लिए हम लोग चार चीज़ों का उपयोग करते हैं। पहला, या तो हम ये बता दें कि 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से इस दिशा में जा रही है, या 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस दिशा में जा रही है, या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है। इस तरीके से हम लोग दिशा बताते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो दिशा सूचक शब्द होते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, क्या हो गया, उत्तर पूरब है ना, दक्षिण पूरब, इस दिशा में अगर जा रही हो तो, इस दिशा में जा रही हो तो दिशा सूचक शब्द का प्रयोग करके भी हम लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग माइनस और प्लस का उपयोग करके भी दिशा को बताते हैं। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग तीर का ही निशान ले लें। ठीक है, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग तीर का निशान लेकर के और प्लस माइनस लेकर के दिशा को बताएंगे। जैसे हम ये बताएं कि ये जो वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, साथ में ये तीर का निशान दे दिया, तो ये तीर का निशान ही दिशा को बताया। आपको जब दिशा बतानी होगी तो आप भी तीर का निशान दे के ही बताएंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। या तो तीर का निशान दीजिए, या तो दिशा सूचक शब्द का प्रयोग कीजिए, या तो माइनस प्लस का कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिशा को बताते हैं। अच्छा, आप इस पे गौर कीजिए, ये क्या चीज़ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ हमने चाल में भी देखी है, देखी है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड हमने वहाँ भी एग्जाम्पल लिया था। तो ये है क्या, ये असल में चाल ही है। क्या है मेरे भाई, चाल है। यानी चाल के साथ अगर आप दिशा बता दो तो वो वेग बन जाता है। समझ में आया, बहुत कन्फ्यूजन रहा था पहले हमें भी। ठीक है, कि चाल वेग में क्या अंतर होता है, लोग समझाते थे समझ ही नहीं पाते थे। तब मुझे ये तरीका पता चला, जिससे मैंने पढ़ा था, उन्होंने सिखाया
कि जो वेग होती है ना, वेग में जो परिमाण होता है वो असल में चाल होता है। चाल के साथ अगर दिशा को भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, चाल के साथ दिशा को जोड़ दिया जाए तो वो वेग बन जाता है। समझ में आया? बस इतना ही अंतर है। नापते इसे भी मीटर प्रति सेकंड में है, ये सदिश राशि है, चाल हमारा अदिश राशि थी। जितने भी सदिश राशि होगी उसको दो टुकड़ों में हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। एक उसका परिमाप होता है, एक उसकी दिशा होती है। अच्छा, सूचित इसको भी से करते हैं, ठीक है, और चाल को भी से ही सूचित करते हैं, बस उसके ऊपर तीर का निशान नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब वेग उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूरी की, ठीक है। अब बात करते हैं दूरी की, ठीक है। दूरी क्या होती है? सबसे पहले इसे मापते किस में? तो इसे मापते हैं मीटर में, ठीक है, एम से सूचित करते हैं। दूरी बराबर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या होती है? समय गुना चाल। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि होने का क्या मतलब हुआ कि इसका हमें सिर्फ परिमाण बताना होगा, ओके। परिमाण बताते कैसे हैं? तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और उसके साथ इसको जिसमें मापते हैं उसको लगा देते हैं, 20 मीटर हो गया परिमाण बताया हुआ मेरा, ठीक है। दूरी समझ में आई? दूरी में इतना ही सीखना है। अच्छा, ए मान लीजिए कि ये कोई स्थान x है, मान लेते हैं कोई स्थान A है, यह स्थान B है। तो A से B तक जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। मान लीजिए एक सीधा रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, तीनों ही रास्ते हैं। तो आपसे पूछे A और B की दूरी कितनी होगी, तो आप तीनों बता सकते हो कि A और B के बीच की दूरी ये x है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो A और B की दूरी तीनों हो सकती है, x हो सकती है, x1 हो सकती है, x2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों हो सकती है, हम कहेंगे तीनों होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे छोटी दूरी कौन होगी? तो सबसे छोटी दूरी ये x होगी, ठीक है। क्या होगी? सबसे छोटी दूरी x होगी। इसी सबसे छोटी दूरी जो x है मेरा, इसके साथ अगर हम दिशा बता दें, ठीक है, तो ये मेरा विस्थापन बन जाता है, ठीक है। क्या बताएं? सबसे दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को अगर दिशा के साथ बता दिया जाए तो वो विस्थापन बन जाता है, यानी अब उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूरी को हम लोग x से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे x लिखा हुआ है इसका मतलब वो दूरी के बारे में बता रहा है। जैसे v लिखा हुआ है तो चाल के बारे में बता रहा है, v के ऊपर तीर लगा हुआ है तो वेग के बारे में बता रहा है। उसी तरह अगर x लिखा हुआ है तो वो विस्थापन के बारे में बता रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, ठीक है, हम लोग दूरी के बाद बात कर रहे थे विस्थापन पे, ठीक है, कि जो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, अगर हम उसके साथ दिशा बता दें तो, ठीक है। विस्थापन को हम लोग s से सूचित करते हैं, क्योंकि यह सदिश राशि है तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक हो जाएगा s, एक हो जाएगा इसके ऊपर टोपी। s क्या है? ये है सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी किसकी? दो बिंदुओं के बीच की। और ये क्या है? दिशा। दिशा बताने के लिए यहाँ भी हम लोग वही चीज़ का उपयोग करते हैं, या तो तीर की निशान बता दें इस दिशा में या इस दिशा में, ठीक है। अच्छा, दिशा डिसाइड कैसे करते हैं उसको देखिए। मान लीजिए कि ए से स्टार्ट किया बंदा चलना और बी तक पहुँचा, तो जहाँ से स्टार्ट किया और जिस दिशा में चला उस ओर एक तीर मार दीजिए, हो गया उसका दिशा बताया हुआ। तो हमने बता दिया कि वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये उसका परिणाम हो गया और ये उसकी दिशा। ये जो सबसे छोटी दूरी है, ठीक है, ये जो सबसे छोटी दूरी है
इसके साथ अगर तीर का निशान लगा दिए या दिशा बता दिए, विस्थापन बन गया। विस्थापन को ऐसे सूचित करते हैं। मापते किस में है, इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक है, राशि पूछेगा कैसा है, तो राशि बताएंगे सदिश राशि। कैसी है? सदिश राशि। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल से दूरी और विस्थापन दोनों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, विस्थापन और दूरी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई किसान है और किसान की भूमि कैसी है? वर्गाकार है। कैसी है मेरे भाई? वर्गाकार है। वर्गाकार होने से क्या होगा? सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछेगा? बोलेगा कि किसान जो है ए से स्टार्ट किया, ये बी, ये सी, ये डी, ए से स्टार्ट किया और सी तक गया। एक किसान ए से स्टार्ट किया और सी तक गया, तो बताओ दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ? तो दूरी को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं और विस्थापन को एस के ऊपर एक तीर का निशान लगा के। दूरी पूछा, ए से सी तक गया, कितनी दूरी हुई? तो बताएंगे 10 मीटर यहाँ से यहाँ, 10 मीटर यहाँ से यहाँ, टोटल कितनी हो गई? 20 मीटर हो गए। दूरी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ परिमाण बताना था, हमने बता दिया। विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होगा? क्या ये विस्थापन होगा 20 मीटर? नहीं। ए से सी के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या बनेगी मेरे भाई? ये बनेगी, है ना। ए से सी के बीच की सबसे छोटी दूरी ये बनेगी। ये कितना होगा? तो ये 20√2 होगा। ठीक है, कितना हो, सॉरी 10√2 होगा। कितना होगा? 10√2 होगा। तो विस्थापन कितना आ गया? 10√2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये एक 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कोण होगा। ठीक है, ये और ये कोण, चूँकि ये भुजा बराबर थी, ये कोण भी बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा और ये दोनों कोण बराबर होता है, उस स्थिति में ये 1 होती है, ये 1 होती है, ये √2 होता है। तो 1 की जगह 10 है, तो √2 की जगह 10√2 होगा। ठीक है, जब मैं मैथ पढ़ाऊँगा आपको तो मैं इन चीज़ों को बाकायदा बड़ा डिटेल से बताऊँगा और एकदम आराम से बताऊँगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको देख लीजिए। तो क्या बताया, विस्थापन कितना होगा? 10√2 होगा। कैसे होगा? 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200, 200 का 10 बाहर निकला, 2 रूट में बच गया 10√2। मैं क्लियर बता ही देता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 200, इसका रूट चढ़ा देंगे 200 का, तो 200 से हम बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर निकलेगा, नीचे 2 बचेगा, 10√2। ठीक है, तो आपने देखा विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो हमने चाल सीखा आज, वेग सीखा, दूरी सीखी और विस्थापन सीखा। अब मैं इन चारों को एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आराम से और भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ और एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चारों चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, इसके हाथ में एक गेंद है और ये गेंद, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं कि चलिए यहाँ देखते हैं। एक लड़का है, इसके हाथ में एक गेंद है, इस गेंद को इसने ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया। मान लेते हैं किसी पहाड़ पे खड़ा है। ठीक है, क्या बता, कोई लड़का है किसी पहाड़ पे खड़ा है, इसके हाथ में गेंद है, गेंद को ऊपर फेंका और नीचे आया। हम ये जूम करके चल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कोई अलग तरह का फ्रैक्शन वगैरह कोई भी बाहरी फोर्स नहीं है। जितने भी बातें फिजिक्स में होती है वो सारे निर्वात के लिए लागू होता है। ठीक है, तो क्या बताया कि कोई लड़का है, इसके हाथ में गेंद है, इसने इसको फेंका
वही लड़का यहाँ पे मैं लूँगा, ठीक है, उसके हाथ में वो गेंद है, उसी गेंद को उसने फेंका, नीचे आया। देखिए मैंने फिगर भले बताया हो इस तरह से, लेकिन आप ये दिमाग में रखिएगा कि कोई चीज़ को ऊपर फेंका जाता है सीधा, तो वो सीधा ही उसी रेखा में आती है। बस समझाने के लिए मैंने इस टाइप से फिगर को ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके, खड़ा कर दो भाई इसको भी पहाड़ के ऊपर। ये लड़का पहाड़ बना दो, पत्थर फेंका गया, नीचे आया। ओके, 1 2 3, एक और फिगर की आवश्यकता होगी। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे चाल, ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे वेग, यहाँ देखेंगे दूरी, यहाँ देखेंगे विस्थापन, ठीक है। चाल को हम लोग v से सूचित करते हैं, वेग को v डैश से। क्या देखना, ये दिख रहा है ना, ठीक है। दूरी को x से, विस्थापन को s से, ठीक है। भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, एक फेंकी जाती है, एक छोड़ी जाती है। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ना तो ताकत लगा के फेंकते हैं, तो उस समय स्टार्टिंग स्पीड उसकी कुछ ना कुछ होती है। तो मान लेते हैं कि इस बंदे ने जो फेंका पत्थर, वो, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंका। मैं मीटर प्रति सेकंड हर जगह नहीं लिखूंगा ताकि जगह बचे मेरे पास, ठीक है। क्या माना कि 40 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंका। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, तो 30 हो गई, उसके बाद 20 हो गए, फिर 0 हो गई, सर यहाँ एक और होगा 10 और फिर 0। जिस जगह उसकी स्पीड 10 थी उसी जगह उतरते समय भी उसकी स्पीड 10 होगी, यहाँ 20 होगी, यहाँ 30 होगी, यहाँ 40 होगी, यहाँ 50 होगा, और नीचे वो 60 के स्पीड से ज़मीन से टकरा जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगा, 40 का स्पीड से फेंका, फिर 30 का स्पीड, फिर 20, फिर 10, फिर 0, ये 10, ये 20, 30, 40, 50 और नीचे 60। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने वेग को सही लिखा है और चाल को सही लिखा है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर चाल तो आपने ठीक लिखा, लेकिन वेग ठीक नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वेग में हमें दिशा बतानी होती है, तो हमें दिशा भी बताना होगा। यहाँ मैं दिशा तीर के निशान के साथ बताता हूँ कि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहे। जब 0 हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो स्थिर होती है। या तो मैं माइनस से भी बता सकता हूँ। क्यों माइनस लगाया हमने? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रही थी और पत्थर ऊपर जा रहा था, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह ले लिया। हम इसको या तो इस तरीका से देते हैं या तो इसे प्लस का चिन्ह से बता दें। कोई एक ही चिन्ह बताएंगे, ठीक है, दोनों नहीं। ओके, अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप अपने दिमाग में सोचिएगा, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। ये 40 के स्पीड से फेंका गया और ये 40 के स्पीड से नीचे आया। क्या हम इन, मान लें इसको अगर V1 और इसको V2, तो क्या हम लिख सकते हैं कि V1 = V2? क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 40 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी 40 मीटर प्रति सेकंड है, और दोनों का सिर्फ परिमाप हमें बताना है। तो चाल के केस में हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेग का केस देखते हैं। क्या ये 40 बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 40 का स्पीड से ऊपर जा रही है और ये 40 का स्पीड से नीचे आ रही है। तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर इसको हम V1 कह दें और इसको V2 कह दें, तो हम नहीं कह सकते हैं कि V1 = V2 होगा। अगर हमको दोनों को बराबर करना है, अगर हमें दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे? हम V1 = -V2 लिख देंगे। ये माइनस हमने बता दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरीका से हम वेग को भी बराबर कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं दूरी की। तो दूरी निकालने हमने आपको क्या सिखाया था कि मान लीजिए मैं पहले पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई चाल कितनी है, 40 30, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 और 30 को जोड़ेंगे कितना हुआ 70, 70 को आधा करेंगे हो गया 35, 35 में 1 सेकंड से गुना करेंगे तो वो 35 ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 35 मीटर होगी। आगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो जोड़ेंगे 30 20 50, 50 का आधा 25, 25 गुना 1 25, ये 25 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो जोड़ेंगे 20 10 30, 30 का आधा 15, 15 से गुना किए 1 को 15, ये हो गया 15 मीटर। 10 और 0 10, 10 का आधा 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर। वैसे उतरते समय ये 5 मीटर होगा, ये 15 मीटर होगा, ये 25 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर होगा। आगे फिर आगे हम बढ़ाएं तो 40 और 50 90, ये 45 होगा, ठीक है। और ये नीचे 6 5 11 110 का ये 55 होगा, ठीक है। वैसे ही विस्थापन में भी हमें वही चीज़ लिखना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 35 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर, ये आगे 5 मीटर, फिर यहाँ 0, यहाँ आगे 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 15 मीटर, यहाँ से यहाँ 25 मीटर, यहाँ से यहाँ 35 मीटर, यहाँ से यहाँ 45 मीटर, आगे 55 मीटर, ठीक है। तो मैं ये आपको वेग चाल और वेग में तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है वही दूरी इस साइड भी है। पत्थर का यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना दूरी तय किया उतरते समय भी दूरी उतना ही तय किया। तो अगर हम इसको x1 माने और इसको x2 माने तो क्या हम लिख सकते हैं x1 = x2? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये दूरी है, दूरी में दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हम कह सकते हैं x1 = x2 होगा, क्योंकि ये भी 35 मीटर है, ये भी 35 मीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं विस्थापन की। क्या यहाँ से यहाँ तक जो 35 मीटर, पहली बात क्या हमने विस्थापन सही लिखा? नहीं लिखा, हमने सिर्फ विस्थापन का परिमाप लिखा है। अगर विस्थापन लिखना है तो हमें दिशा भी बताना होगी। तो हम ये बताएंगे कि वस्तु 35 मीटर ऊपर गई, फिर यहाँ 25 मीटर ऊपर गई, 15 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर ऊपर गई, फिर 5 मीटर नीचे आई, 15 मीटर नीचे आई, 25 मीटर नीचे आई, 35 मीटर नीचे आई, 45 मीटर नीचे आई, 55 मीटर नीचे आई। क्या ये 35 बराबर होगा? क्या ये 25 बराबर होगा? क्या ये 15 बराबर होगा? जिस तरह से यहाँ बराबर हुआ था, यहाँ बराबर हुआ था, तो क्या यहाँ बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा था वेग में बराबर नहीं हुआ था। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हम विस्थापन निकालते हैं ना तो हम चाल नहीं वेग को लिखते हैं। हालांकि आंसर दोनों से आ जाता है, लेकिन हम लोग वेग को लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग विस्थापन निकालते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। तो क्या हम लिख सकते हैं S1 = S2? क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 35 मीटर ऊपर गया और ये 35 मीटर नीचे गया, ये 25 मीटर ऊपर गया, ये 25 मीटर नीचे गया, दोनों की दिशा अलग अलग है। जब दिशा अलग हो और हमें उसे इक्वल करना हो तो उस स्थिति में हम एक माइनस का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो हम बराबर दिखा सकें। तो आपको उम्मीद है कि चाल, वेग, दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको त्वरण और कुछ गति के समीकरण, जो 3 समीकरण होते हैं, उनको बताऊंगा, जिससे आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को बना सकें।
नेक्स्ट क्लास करने के बाद ही मैं सेट लेके आऊँगा, बाकायदा आपको क्वेश्चन दिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, कैसे सॉल्यूशन एग्ज़ाम में करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, नहीं तो मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ें। इससे हमारा भी फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो तो हम आपका फ़ायदा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मोटिवेशन मिलता है, लर्न मिलता है, फन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मेन होता है सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुँचेगा, मेरा नाम होगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।